अब मलिक ने कहा कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो सबूतों के आधार पर लगाए हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि अंडरवर्ल्ड में उनके संबंधों को कोई साबित कर दे तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। देवेंद्र जी, आपने कहा कि चार्जशीट को कमजोर करने के लिए नवाब मलिक वानखेड़े पर हमला कर रहा है। आप वकील हैं, वकालत की सनद आपके पास है, आपकी जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं। एनडीपीएस एक्ट में 6 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमज़ोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूँ, क्या इसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे? देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। और मुंबई से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे। अभिषेक, जरा मुझे ये बताइए कि हर दिन हम देखते हैं कि नवाब मलिक सामने आते हैं और एक बड़े बड़े आरोपों का जो बम है वो फोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अभी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत पर ये ड्रग्स घूस जो मामला है वो कितना ज्यादा हावी होने वाला है? देखिए, ड्रग्स क्रूज मामला पूरी तरीके से अब सियासी हो गया है। जो इन्वेस्टिगेशन था, इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक ने आरोप लगाए, उसके बाद समीर वानखेड़े अपनी सफाई देते हुए दूसरे कमीशंस हों या फिर अपने ऑफिसर्स को दे रहे हैं, उसके बीच एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो नवाब मलिक ने जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेलते हुए पहले बीजेपी को टारगेट किया और उसके बाद सीधे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हुए उनके ऊपर करप्शन के भी आरोप लगाए और साथ ही साथ उन्होंने एक फ़ोटो रिलीज़ करके ये कहा कि उनके परिवार के साथ और उनके साथ ड्रग्स कारोबारियों के कनेक्शन है, जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उनके कनेक्शंस हैं। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में ये मामला और सियासी होने वाला है, क्योंकि एनसीपी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में बीजेपी को घेरा। राम कदम बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी, आज फिर नवाब मलिक सामने आए और वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि कौन कौन से बीजेपी की तरफ से लोग जुड़े हुए हैं और वानखेड़े किस तरह से पूरे रैकेट में एक मुख्य आरोपी के तौर पर हैं। आपने देखा होगा कि 2 वर्षों से ये पूरी की पूरी सरकार किस प्रकार से आपराधिक मामलों में लिप्त है और किस प्रकार से धड़ल्ले से इनकी वसूली के काम चल रहे हैं। आज पूर्व गृह मंत्री कल रात देरी से उनकी गिरफ्तारी हुई। पूरा देश ये तीनों दलों की ओर छींटू कर रहा है। उसके बावजूद भी कौन सा दागी चेहरा लेकर के रोजाना इनके मंत्री नवाब मलिक जी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। ये तो सीधे तौर पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ड्रग माफिया का समर्थन है। अब देश सवाल पूछ रहा है, क्या ड्रग माफिया से आपको महीने की कितने करोड़ों की वसूली आती है? मुंबई जैसा शहर, वहां से वहां गए 1 महीने के 100 करोड़, यानी 5 वर्षों से 5 साल के 6000 करोड़। पूरे महाराष्ट्र से कितने हजारों करोड़, सारे डिपार्टमेंट को जोड़ो तो कई लाखों करोड़। ये सरकार चला रहे हैं या नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे हैं? कर क्या रहे हैं? नहीं, लेकिन राम कदम जी वो ये कह रहे हैं, जो उन्होंने अपने फैक्ट्स में रखी है बात को, उन्होंने कहा कि एक ईमानदार अफसर 70,000 की शर्ट 2.5 लाख का जूता कैसे पहन सकता है। और साथ ही उन्होंने वानखेड़े के देवेंद्र फडणवीस के साथ रिश्तों की भी बात की है। वो ये बता रहे हैं कि पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को फंसाने के लिए टारगेट किया जा रहा है, जिसमें अनिल देशमुख भी शामिल है। वहां पर ड्रग हिरासत में लिए गए, उसके बाद भी ये ऐसा कह रहे हैं कि ये साजिश है। इनको तो वाजे भी साजिश लगता है। वाजे के गाड़ी में बैंक में होती है वैसे नोट छापने की मशीन थी, तो वाजे साजिश कैसे हुआ? अब ये ड्रग माफिया, यहाँ पर तो खुलेआम ड्रग्स पकड़े गए, ये साजिश कैसे हुई? इनको साजिश करार देना इनकी मजबूरी है,
क्योंकि साजिश करार देंगे तो ही ड्रग माफिया का संरक्षण और समर्थन होगा। संरक्षण समर्थन हुआ तो ही इन्हें वसूली आएगी। कि यही इसके पीछे का राज है। 2 वर्षों में जितनी बदनाम कई सारे प्रदेश है देश में, और महाराष्ट्र के इतना, ये सरकार के इतना कौन बदनाम हुआ बताइए मुझे। नहीं, लेकिन एक बात जो लॉजिकल कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई बाकी आप एनसीबी के ऑफिसर्स को देख लीजिए, उनके कपड़ों के और बाकी तौर तरीकों के देख लीजिए, दाम देख लीजिए, और समीर वानखेड़े के देख लीजिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो व्यक्ति विशेष जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से दर्दनाक है। देश देख रहा है कि ये सरकार पैसे के पीछे किस प्रकार से पड़ी है। पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरी तरह से। और वानखेड़े जी की जाति निकालना, धर्म निकालना, बीवी, उनके पिता यहाँ तक पहुंचना, फिर हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र जी की उनकी धर्मपत्नी तक पहुंचना, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है ड्रग्स का मामला अलग है और ये बाकी सारे पहलू अलग है, पर दोनों को जोड़कर ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। राम कदम जी शुक्रिया, लेकिन उन्होंने कई बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े, और किस तरह से उनके संबंध देवेंद्र फडणवीस से रहे हैं उस पर भी उन्होंने कई बातें रखी हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देने के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर फिर से गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि काफी समय से समीर वानखेड़े लोगों से उगाही कर रहे थे। समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की उगाही की है, ऐसा उनका आरोप है। अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, वे सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है। ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए, हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का पाणी का पाणी झालं पाहिजे। ज्यांच्यावर गंभीर आरोप झालेत त्यांच्याकडनंही सत्य आलं पाहिजे। जे माननीय मंत्री सरकारची ढाल पुढे करून ना कोर्टासमोर जात आहेत, ना विविध पोलीस यंत्रणांसमोर जात आहेत, ना शपथेवर कोर्टासमोर काही दावा दाखल करीत आहेत, आणि 8 महिने ती माहिती त्यांच्याकडे नव्हती, लपवली का याची माहिती सुद्धा देत नाही आहेत। त्यामुळे माननीय नवाब मलिक जी यांची सुद्धा नार्को टेस्ट व्हावी, सच का सच, दूध का दूध, पाणी का पाणी समोर येईल। आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणात सत्याची कास जर या सरकारची असेल तर राज्याच्याच सरकारने दोघांची नार्को करावी। किंबहुना जर नार्को पासून आरोप करणाऱ्यांना, लपवालपवी करणाऱ्यांना आणि ज्यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत त्यांना, या दोघांना समान पद्धतीने राज्य सरकारने वागवलं नाही तर यात राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या अन्य लोकांचा सुद्धा कटकारस्थानात हात आहे असा संशय बळावेल।